सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टाइमक्स ग्रुप जो है उसके नंबर्स आ गए हैं, उसके बारे में बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे, वॉच मेकिंग कंपनी है ऑफकोर्स, इनकी हिमाचल प्रदेश में बड्डी एक जगह है, वहाँ पे इनका एक असेंबलिंग प्लांट है। ठीक है, तो उसके वाया वहाँ पे 3 लाख मतलब 30 लाख के आसपास उनकी कैपेसिटी है जहाँ पे वॉच की असेंबलिंग करते हैं। ठीक है, और टाइमक्स ग्रुप की ये कंपनी है इंडिया में, KDDL इसका प्रोमोटर ग्रुप है। तो अब अगर आप ये कंपनी जो है ये अभी किस थीम में वर्क कर रहा है और कौन सा बेसिकली बिजनेस को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभी आपकी जो इंडिया में प्रीमाइजेशन वाली थीम चल रही है उसमें बेसिकली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें ये लोग जो आपके मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो एफ्लुएंट क्लास बन रही है धीरे धीरे, जिनकी इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये लोग आपके ओमनी चैनल प्रेजेंस में जा रहे हैं। ओमनी चैनल प्रेजेंस मतलब आपके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी हो गया खोलेंगे, फिर आपकी जो ई कॉमर्स साइट वगैरह होती है वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। जैसे आप इनके मिंत्रा वगैरह पे वर्सासे वगैरह की घड़ी देख सकते हो, या फिर जो इनके अभी जैसे क्विक कॉमर्स भी हमारे इंडिया में काफ़ी चल रहा है, तो उसमें आपका ये जो जेप्टो से इन्होंने पार्टनरशिप किया है, फिर आपका इंस्टामार्ट और बाकी इनसे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो इनके मेन ब्रांड्स वगैरह को देखोगे ना, तो ब्रांड्स तो इनका एक तो मेजर टाइमक्स वाला ब्रांड है, जो पिछले क्वार्टर में आई थिंक 40-50% के आसपास ग्रो किया था। इस क्वार्टर में भी वो 52% पे ग्रो किया है। ठीक है, देन अगर आप इनके जो गेस्ट ब्रांड है वो वॉच बनाने वाली कंपनी है, साथ में ज्वेलरी भी बनाता है, उसके साथ लास्ट क्वार्टर में इन्होंने टाइप करके अभी वॉच वाले सेगमेंट में भी एंट्री ली थी। तो अगर आप गेस्ट वाले को भी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 33% पे ग्रो किया था, इस क्वार्टर में 45% पे ग्रो किया है। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। एंड थर्ड जो वर्सासे है, जो आपकी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है, उनको टारगेट करते हैं ना। तो लास्ट क्वार्टर में आपका 18% पे ग्रो किया था, इस क्वार्टर में 57% पे ग्रो किया है। अगर मैं इनके चैनल वाले की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम ही आपको ट्रेंड दिखेगा। जो ट्रेड चैनल से मतलब आपके जो ये ब्रांड आउटलेट्स वगैरह होती हैं, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 22% था, इस क्वार्टर में 30% है अगेन। और ये जो चीज़ें आपकी फेस्टिव जब आएंगी तो उसमें आपको और जो उसका इंक्रीज ही दिखेगा। फिर अगर आप ई कॉमर्स की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में वो तो 102% पे ग्रो किया था, और जो आपका इस क्वार्टर में वो 53% पे ग्रो किया है ना। तो ये तो बेसिकली इनके स्ट्रैटेजी वगैरह के बारे में हो गया। अब अगर आप देखेंगे ना इनका, अगर पिछली जो जर्नी है पिछले 1 या 2 साल की, तो उसका आपको ये जो पूरा एक और जो ट्रेंड चल रहा है पूरे सेक्टर में भी, ऐसे देखेंगे आप, स्मार्ट वॉचेस वगैरह की जो सेल है ना वो भी कम हो गई है, तो उसका भी एक तरह से ये लोग बेनिफिशियरी बनाया है ना। बट हैविंग सेड दैट, ये लोग खुद ने भी इन्होंने भी अभी स्मार्ट वॉचेज में एंट्री ली है। तो आई थिंक कुछ टाइमक्स नियो करके इनका ब्रांड है, तो जिसके वजह ये लोग स्मार्ट वॉचेज में जा रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, सिंस जो इनकी स्ट्रैटेजी रही है उसका अगर आपको सक्सेस दिखना है तो आप इसका जो ग्रोथ नंबर है पिछले कुछ सालों का, पिछले 1 या 2 सालों का आप देखिए, तो FY 23, 24 में देखेंगे ना, अगर आपके जो इनके EBITDA मार्जिन थे वो अराउंड 4.4% थे, वो आपके 24-25 में बढ़ के, आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर, 13% हो गया है। इसीलिए पिछले जो साल या अभी में जो इनके नंबर दिखे हैं ना, वहाँ पे आपको पिछले क्वार्टर में आई थिंक तो पैट जो है उसका वो 3-4x आई थिंक जंप हुआ था ना, तो इसीलिए आपको वहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इनका जो टॉप लाइन आया था वो अराउंड 30-40% के बीच में आया था। इस क्वार्टर में ऑल्दो टॉप लाइन पे इनकी ग्रोथ है। Q2 जनरली जो इसके नंबर आप देखोगे ना लास्ट फ्यू ईयर्स के, जनरली Q2 सबसे ज़्यादा रहता है, देन H1 ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू H2। बट पता नहीं, मुझे आई फील कि वो नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में तो ऑफकोर्स पीपल विल परचेज मोर ना, तो वो चीज़ है। तो अगर मैं जैसे आपको EBITDA मार्जिन बता रहा था, 23-24 में आपका इनका 4.4% था, 24-25 में वो बढ़ के आपको कितना हो गया, आपका हो गया ये 13% पे हो गया है ना। तो आपको वहाँ से सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। और अगर अभी आप ये वाला फाइनेंशियल देखोगे, इसका H1 देखोगे, तो अभी जो इनके EBITDA मार्जिन आया ना वो 15.7% आया है ना, और इस क्वार्टर में तो 17% आया है। सो अगेन आपको मार्जिन में इंक्रीमेंट दिख रहा है ना। तो यहीं पे मेरा इसी कारण, एक तो इसी कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है कि मतलब EBITDA और पैट लेवल पर 2x टाइप का होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस यही है कि जो इनका EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है वो कितना सस्टेनेबल है, आपको वो वाला चीज़ मतलब ट्रैक करते रहना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में। सिंस कंपनी हमें कॉल नहीं करती है, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि कंपनी किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है ना। और जैसे इनकी प्लांट है, वो जो हिमाचल प्रदेश वाली प्लांट है, अब उसका सिंस जितना ये लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना टॉपलाइन सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। तो क्या उस केपेक्स प्लांट में भी क्या उतना मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है? तो ये सारे जो क्वेश्चन से थोड़े से अनआंसर्ड रह जाते हैं, है ना, सिंस हमें पता नहीं चलता है। अब फाइनली अगर मैं इसके वैल्यूएशंस वाली चीज़ की आऊँ, या फिर किस तरह से हम लोगों को इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अब 538 करोड़ के टॉप लाइन किया था, उस पर 31 करोड़ का रेवेन्यू किया, सॉरी पैट किया था। अभी आप Q2 को ही देख लीजिए, उसमें ही इनका जो पैट है वो आपका 30 करोड़ हो गया है। सो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल में इन्होंने पैट किया था वो इन्होंने इसको एक क्वार्टर में कर दिया है। अगर मैं Q1 और Q2 को जोड़ लूँगा तो लास्ट क्वार्टर में 15 करोड़ आया था, इस क्वार्टर में 45 करोड़ आया था। तो
वो हो गया 45 करोड़, मतलब 15 + 30 = 45। तो मैंने जो पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलूँगा, जब मैं कुछ ग्रोथ ही नहीं मान रहा हूँ, तो भी 45 करोड़ तो एकदम वर्स्ट केस में बेयर मिनिमम होगा। तो अभी तो इन्होंने H1 हो गया है, तो 45 करोड़ तो ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें उसके आगे बढ़ना है। तो अगर मैं इनके लास्ट ईयर वाले जो प्रोजेक्शंस था उसको ही लेके चलूँगा, तो जैसे क्वार्टर में इन्होंने लगभग 169 करोड़ किया था, तो उसी को ही मैं मान लेता हूँ कि Q3 Q4 के आसपास चलेगा, मतलब 150 करोड़ भी आप ले लीजिए, Q3 और Q4 का रेवेन्यू रहेगा, मतलब कुछ इंक्रीमेंट में मान नहीं रहा हूँ। तो और जो मार्जिन्स वगैरह है, जैसे इस क्वार्टर में आई थिंक इनकी मार्जिन्स 19% पे आई थी, है ना। H1 में 17% है, इस क्वार्टर में आई थिंक 18 या 19% पे आया था। तो उसके बेसिस पे जो इनका पैट मार्जिन्स निकालिए, अराउंड 10% के आसपास आएगा। तो उसी के बेसिस पे आप इसका पूरा ईयर का देखोगे ना, तो वो आपको लगभग जो इसका मतलब ये पैट का आता है नंबर, वो आपका 65-70 करोड़, डिपेंड करता है आप कितना एग्जैक्ट नंबर ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, मुझे 78 करोड़ आया था, ठीक है। तो उसके बेस पे अगर आप इसका फॉरवर्ड पे निकालोगे तो आपको 47 से 50 के बीच में रहेगा। ऑल्दो अभी तो ये पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ गया था, तो अभी मार्केट ने करेक्ट किया है कुछ, आई थिंक 15-20% टॉप से अपना करेक्ट हो गया होगा, तो उससे थोड़े से आपके वैल्यूएशन में भी गैप आ गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो आप इसका पीयर है, एथॉस है, एक तो उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, और नंबर्स कम आने के कारण एक तो वो भी कारण है, उसका जो पी है वो आपको 80-85 के बीच में दिखता है। तो जो वैल्यूएशन गैप है, एक तो वो आपका 2x का वैल्यूएशन गैप हो गया, मतलब फॉरवर्ड पी के टर्म्स में। एट द सेम टाइम जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी की, है ना। तो इसीलिए काफ़ी हमको इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है, इसको देखना अच्छे से है। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अभी जो इनका एबिटा मार्जिन्स का नंबर है, ये कितने तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा, हमें वो चीज़ को ट्रैक करना है। क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट क्वार्टर में जो इनका पैट का ग्रोथ आया था वो काफ़ी ज़्यादा था, 3x 4x से भी ज़्यादा होगा आई थिंक। बट इस क्वार्टर में जो पैट का नंबर दिखेगा आपको, सिर्फ मतलब ऑफकोर्स ज़्यादा है, 100% से तो ऊपर ही है। तो उसका एक तरह से आपको नंबर कम होता हुआ दिख रहा है ना। तो वो कितना आगे जाके हमें देखना है, तो वो चीज़ हम लोग देखते रहेंगे। बाकी बहुत ही अच्छे नंबर से इस कंपनी के। ओके, थैंक यू।